ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है सबकी सरकार सबके लिए सरकार कैबिनेट विस्तार के मायने पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अमिताभ सिन्हा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। कल 15 कैबिनेट मंत्रियों और कैबिनेट में 28 राज्य मंत्रियों को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई और इसके साथ ही सरकार के इस कार्यकाल में ये बड़ा पहला मंत्रिमंडल विस्तार है और इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री हैं उन सभी के विभागों का आवंटन भी इसके साथ हो गया है। तो मिस्टर सिन्हा, सबसे पहले तो हम आपसे इस कैबिनेट विस्तार पर आपकी पहली टिप्पणी चाहेंगे। कैसे आप इसका विश्लेषण करेंगे? मोदी टू सरकार का ये सबसे बड़ा कैबिनेट विस्तार था और मंत्रियों के पोर्टफोलियो में भी इतना जबरदस्त फेरबदल हुआ है कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, क्योंकि 2 साल से कोरोना महामारी के कारण कोई विस्तार नहीं हो पाया था, कई राज्यों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया था, कई वर्गों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया था। तो इस कैबिनेट विस्तार के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश को एक संदेश देने की कोशिश की है। संदेश नंबर 1 मैं आपको बताना चाहूंगा, वो ये कि इसमें दलित समाज, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, आदिवासी समाज, इसमें ओबीसी समाज, इसमें महिला, इसमें अल्पसंख्यक और इसमें जो अन्य सामान्य कैटेगरी के जो सांसद हैं, सबको इसमें तरजीह मिली है। पहला, इसमें अगर आप गणना करना चाहें आंकड़े के अनुसार तो इसमें पूरे की पूरी 81 की कैबिनेट में 12 दलित मंत्री हैं जिसमें 3 कैबिनेट मंत्री हैं, इसमें 8 आदिवासी मंत्री हैं जिसमें 3 कैबिनेट मंत्री हैं, इसमें 27 ओबीसी मंत्री हैं। ओबीसी कोटे से अब तक किसी भी प्रधानमंत्री के काल में इतनी ज्यादा संख्या में मंत्री नहीं चुने गए थे। इस बार 27 ओबीसी हैं और 27 ओबीसी मंत्रियों में 19 विभिन्न जातियों से आते हैं। तो एक पूरे देश में जो भी पिछड़ी जातियां हैं, जो समाज की कतार में ऊपर नहीं आ पाई अभी तक, उन सबको प्रतिनिधित्व इसके माध्यम से मिला है। 11 महिलाओं को इस कैबिनेट रिशफल में जगह मिली है। अब तक कहा जाए तो काफी बड़ी संख्या है महिलाओं की जो इस कैबिनेट में जगह पा सकी है। 5 अल्पसंख्यक हैं इस पूरी की पूरी कैबिनेट में और कम से कम 29 मंत्री ऐसे हैं जो अगड़ी जातियों और बाकी जो जातियां हैं उन सब से आते हैं। तो एक पैन इंडिया प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसमें मणिपुर से भी मंत्री बने हैं, गुजरात से भी मंत्री बने हैं, राजस्थान से भी मंत्री बने हैं, कर्नाटक से भी मंत्री बने हैं। तो मुझे लगता है कश्मीर से कन्याकुमारी और मणिपुर से गुजरात, ये तमाम राज्यों को इसमें प्रतिनिधित्व मिला है। और सबसे बड़ी खास बात इसमें मैं आपको बता दूंगा कि इसमें 50 से कम उम्र के 14 मंत्री हैं। तो ये बात कहना ठीक होगा कि एक युवा टीम प्रधानमंत्री ने बनाई है जिसकी नजर सिर्फ 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर नहीं बल्कि 2024 पर है और 2024 में ये युवा ताकतें अनुभवी हो जाएंगी और वही ताकतें युवा मंत्री हैं जो आगे आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम कर पाएंगे। मिस्टर सिन्हा, कैबिनेट विस्तार एक गवर्नेंस की प्रक्रिया होती है और उसको सशक्त करने के लिए, कैबिनेट को नई दृष्टि देने के लिए, नया स्वरूप देने के लिए अक्सर सरकारों द्वारा यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। और ऐसे में कैबिनेट का जब विस्तार होता है तो कई विभागों में तब्दीलियां होती हैं, कई बड़े विभाग कई मंत्रियों से लिए जाते हैं और नए मंत्रियों को उसमें विभाग दिए जाते हैं, उत्तरदायित्वों का बदलाव होता है। तो जो ये मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है इसमें भी हमने देखा कि बहुत बड़े स्तर पर विभागों में उत्तरदायित्वों का हस्तांतरण हुआ है और जिम्मेदारियों का आदान प्रदान हुआ है। तो ऐसे में इस दृष्टि से आप इस विस्तार को कैसे देखेंगे? लेकिन सबसे बड़ी बात हम ये कह सकते हैं, अगर किसी मंत्रिमंडल, किसी वरिष्ठ मंत्री के मंत्रिमंडल में पोर्टफोलियो में कोई फेरबदल हुआ है तो हम इसे परफॉर्मेंस बेस नहीं कह सकते। वो मंत्री बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे। सरकार का जो फोकस एरिया अब आने वाला है, जैसे फूड एंड सिविल सप्लाई है, जिसमें तमाम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के तमाम गोडाउन भी आते हैं। इस विभाग को पूरे देश में 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन पहुंचाने का काम नवंबर तक का मिला हुआ है, दिवाली तक का, जो प्रधानमंत्री ने खुद ही ऐलान किया था। इस मंत्रालय का प्रभार पीयूष गोयल को सौंपा गया है कि जो काफी युवा मंत्री माने जाते हैं, प्रधानमंत्री के खास भी माने जाते हैं कि वो काफी परफॉर्म करने वाले हैं। धर्मेंद्र प्रधान 6-7 साल तक पेट्रोलियम मंत्री रहे। अब उनको शिक्षा विभाग का जिम्मा दिया गया है। शिक्षा भी प्रधानमंत्री ने खुद इसका नाम एचआरडी मिनिस्ट्री से बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया था और शिक्षा को वो बदलकर पढ़ने वालों के मुताबिक शिक्षा बनाने की कोशिश भारत सरकार कर रही है, मोदी सरकार कर रही है। ये मोदी का भी यही सपना है कि शिक्षा उस तरह की हो जो सीखने वाला चाहे, शिक्षा पाने वाला चाहे। तो मुझे लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान को वैसा जिम्मा सौंपा गया है। अगर एक और मंत्री अश्विनी वैष्णव की बात करें, जिनको सबसे महत्वपूर्ण रेलवे मिला है, उनको आईटी मंत्रालय मिला है जो ट्विटर को लेकर विवाद में है, उनको कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट मिला है, ये आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, वाजपेयी सरकार में भी ये काम कर चुके हैं बतौर ब्यूरोक्रेट, अब उनको जगह मिली है कैबिनेट में। तो मुझे लगता है कि काफी अनुभव का मिश्रण है इसमें, जिसमें टेक्नोक्रेट भी हैं, इसमें मेडिकल प्रोफेशनल्स भी हैं, इसमें पढ़े लिखे तबके के लोग भी काफी हैं। तो मुझे लगता है वो बड़ी एक लिटरेट और पढ़ा लिखा मंत्रिमंडल जिसको समाज के क्षेत्र में काम करने का अनुभव है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी की ये जो नई टीम है
ये ड्रीम टीम से बेहतर ड्रीम कम ट्रू जो प्रधानमंत्री का है, भारत का ड्रीम कम ट्रू को साकार करने वाली टीम है। हम एक सामान्य जानकारी के तौर पर मिस्टर सिन्हा आपसे कैबिनेट में राज्य मंत्रियों की भूमिका के बारे में भी जानना चाहेंगे और आप बताएं कि जो बड़े स्तर पर 28 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली, तो एक कैबिनेट में राज्य मंत्रियों की क्या भूमिका होती है और कैसे वो गवर्नेंस में अपना रोल निभाते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री बार बार ये कहते रहे हैं कि राज्य मंत्रियों का काम सिर्फ उनका काम सौंपा जाए, राज्य मंत्रियों के माध्यम से ही सारी फाइलें आए, क्योंकि पहले की सरकारों में हमने अक्सर देखा है, प्रधानमंत्री वाजपेयी की सरकार रही हो चाहे मनमोहन सिंह जी की सरकार रही हो, एक संदेश बार बार आता था कि कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्रियों को काम नहीं सौंप रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जब पहली बार शपथ ली 2014 में, तो ये साफ कर दिया था कि अब वो जमाना गया, जो भी फाइलें हैं सब राज्य मंत्री के सामने से होकर भी गुजरेंगी, यानी कार्यों का बंटवारा राज्य मंत्रियों के साथ भी हो। इसीलिए आपको याद होगा, अगर गृह मंत्रालय है तो वहाँ कुछ मंत्रालय गृह राज्य मंत्री को मिलते थे, कुछ चाहे सीमा का मामला हो एक गृह मंत्री देखता था, चाहे इंटरनल सिक्योरिटी का मामला हो तो कोई और गृह राज्य मंत्री देखता था। तो मुझे लगता है एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश की गई है और 28 राज्य मंत्री हैं, तो ये कैबिनेट मंत्री को असिस्ट करने के लिए है और जमीन से जो फीडबैक आ रहा है, जो नजर रखने का काम करना होता है, उसमें मदद करने के लिए है। और 28 मंत्रियों के द्वारा देश के विभिन्न राज्यों को, तमाम वर्गों को एक रिप्रेजेंटेशन भी मिल रहा है। तो मुझे लगता है एक अच्छा कदम है। 81 सदस्यीय मंत्रिमंडल हो सकता है, तो उसमें अभी भी 2-3-4 पद खाली रखे गए हैं और मुझे लगता है 77 से 78 मंत्री अब चुन गए हैं और काफी बड़ा मंत्रिमंडल है। लेकिन अब देखते हैं, प्रधानमंत्री तब से उम्मीद कर भी रहे होंगे कि अब सब परफॉर्म करें। मिस्टर सिन्हा, सरकार ने इस बार एक नए विभाग के तौर पर सहकारिता मंत्रालय को जोड़ा है और आपकी दृष्टि से इसका गठन कितना अहम है? जैसा कि सरकार का भी कहना है, एक स्लोगन है सहकार से समृद्धि, तो इस विजन के तहत सरकार ने इस सहकारिता मंत्रालय की शुरुआत की है। तो आपकी दृष्टि में ये विभाग कितना अहम होने वाला है आगे आने वाले समय में? देखिए, विभाग कितना अहम है इस बात से साफ हो जाता है कि इसका जिम्मा गृह मंत्री अमित शाह को सौंपा गया है और गृह मंत्री अमित शाह अपने काम को किस तरह से आगे बढ़ाते हैं, एक मान्य डिटेल्स के साथ और हर क्षेत्र में उसको फैलाने की कोशिश करती है। ये भी पूरे देश से छुपा हुआ नहीं है, ये बात भी उन्होंने गृह मंत्रालय में साबित कर दी है मोदी 2 में। और मुझे लगता है कि ये विभाग कोऑपरेटिव मूवमेंट, मास मूवमेंट, किसी भी चीज को जनता के बीच ले जाने का मूवमेंट, ये प्रधानमंत्री का कंसेप्ट शुरू से रहा है। अगर स्वच्छ भारत का कंसेप्ट लाया तो उन्होंने इसको जन जागरण के रूप में लिया और लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया। तो प्रधानमंत्री का सपना ही है कि कोई भी ऐसी बड़ी योजना हो उसमें लोगों की इन्वॉल्वमेंट की जाए। और जहां तक सहकारिता मूवमेंट की बात है, गुजरात हो चाहे महाराष्ट्र हो, अमूल हम देख चुके हैं, बिहार में सुधा जो कंपनी है वो देख चुके हैं, पंजाब में भी कोऑपरेटिव देख चुके हैं। तो ये कोऑपरेटिव मुझे लगता है पूरे देश में आम जनता की भागीदारी से आगे बढ़ने वाला एक बहुत बढ़िया कदम है। और मुझे लगता है अमित शाह के ऊपर जिम्मा सौंपकर प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि ये विभाग कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए एक मजबूत कंधे पर इसका भार रखा गया है ताकि इसे सफलता से आगे बढ़ाया जा सके। अक्सर मंत्रिमंडल का जब भी विस्तार किया जाता है तो इस बात को भी नजर में रखा जाता है कि जो गठबंधन के सहयोगी दल हैं उनको भी प्रतिनिधित्व बराबर मिले और हमने देखा कि इस बार चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, लोक जनशक्ति पार्टी हो या अपना दल जैसा दल हो, तो उसमें मंत्रियों के रूप में प्रतिनिधित्व दिया गया है सरकार में। तो आप कैसे देखते हैं कि गठबंधन को लेकर सरकार कैसे चल रही है और किस तरह से इस दृष्टि से प्रतिनिधित्व को मंत्रिमंडल में देख रही है? आपने देखा होगा शिवसेना के साथ सरकार बनाने को लेकर तनातनी हुई। शिवसेना जो परसों का साथी था वो बीजेपी का साथ छोड़कर चला गया। शिरोमणि अकाली दल जो शुरू से बीजेपी के साथ रहा वो पंजाब में किसानों के मुद्दे पर बीजेपी का साथ छोड़कर चला गया। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि नीतीश कुमार जो एक बहुत ही बड़े नेता के रूप में साबित हो चुके हैं, बिहार के लंबे समय से मुख्यमंत्री रहे हैं, वो उन्होंने बीजेपी का साथ नहीं छोड़ा है, बीजेपी के साथ है और 16 उनके सांसद जीत कर आए भी हैं बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़कर। तो मुझे लगता है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह को मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। तो एक जेडीयू को खुश करने की कोशिश है। बिहार में उनको मुख्यमंत्री का पद और तमाम अहम मंत्रालय मिले हुए हैं, तो साथ साथ बीजेपी उनको बड़ी संख्या होने के बाद भी समर्थन कर रही है। मुझे लगता है एक सामंजस्य जेडीयू के साथ ठीक चल रहा है। बची बात अपना दल और छोटे दलों की। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी चुनाव आने वाले हैं। अपना दल के साथ कुछ तनातनी हुई थी 2 साल पहले। मुझे लगता है उनको वापस शामिल करके उत्तर प्रदेश में अब वोट बैंक के साथ साथ एक अपने अलायंस को भी पुख्ता करने की कोशिश कवायद प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू की है। उसी दिशा में कदम है कि अब अनुप्रिया पटेल को मंत्री बनाया गया है और उत्तर प्रदेश 6-7 मंत्री जो शपथ दिलाई गई है, ये भी दिखाता है कि 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है वो कितना मायने रखता है प्रधानमंत्री मोदी के लिए और मोदी सरकार के लिए। आपने प्रतिनिधित्व की बात की थी मिस्टर सिन्हा, तो इस आधार पर हम देखें कि चाहे वो सामाजिक वर्गों का प्रतिनिधित्व हो या देश के सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व हो,
तो इस विस्तार में सभी को कोशिश की गई है कि प्रतिनिधित्व मिले, जैसे कि चाहे अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग हो, या फिर क्षेत्रीय आधार पर हम देखें तो पूर्वोत्तर राज्य हो, दक्षिण भारत के राज्य हो, या और ऐसे ही दूर दराज के इलाके हो, तो हर जगह से मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है। और इस तरह से आप कैसे देखते हैं कि ये प्रतिनिधित्व एक मंत्रिमंडल में कितना आवश्यक होता है? एक चीज तो साफ कर दी है प्रधानमंत्री ने कि जो पूरा 43 मंत्रियों ने शपथ ली है और जो पूरा का पूरा जो मंत्रिमंडल है वो 130 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला मंत्रिमंडल है। ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दी है। अब 130 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को कैसे ये प्रभावित करता है, ये इस बात से साफ हो जाती है कि इसमें जितना प्रतिनिधित्व तमाम जातियों को मिला है, तमाम पिछड़ी जातियों को मिला है, दलितों को मिला है, आदिवासियों को मिला है, महिलाओं को मिला है, इसलिए सभी वर्गों को इसमें रिप्रेजेंटेशन मिला है। मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी आपको बताया कि इसमें कम से कम 12 दलित मंत्री हैं, 8 आदिवासी मंत्री है, 27 ओबीसी मंत्री हैं, जो एक रिकॉर्ड नंबर है अब तक की तमाम मंत्रिमंडलों का जो तमाम प्रधानमंत्रियों के नेतृत्व में बनी है, उसमें सबसे ज्यादा ओबीसी मंत्रियों की संख्या इस बार है। और जहां तक महिलाओं की बात है, वो भी 11 की संख्या महिलाओं की भी है, 5 अल्पसंख्यक भी है इसमें, 26 से ज्यादा मंत्री इसमें अन्य जातियों की हैं, जिसमें अगड़ी जातियां भी हैं, पिछड़ी जातियां भी हैं। तो मुझे लगता है कि देश भर से तमाम जातियों को, तमाम संप्रदायों को इसमें शामिल रखने की कोशिश की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, उन तमाम लोगों को इसमें जगह मिली है जो अपने बीजेपी के साथ लगातार काम भी करते रहे हैं और समाज में अपना नाम भी रखते हैं, तो अपने प्रोफेशन से या अपनी समाज सेवा से। यही बात आपको याद होगा, एक दिन पहले जो नए राज्यपालों की नियुक्ति थी उससे भी साबित हुई थी कि किस तरह से तमाम वर्गों का ख्याल रखा गया है। तो मुझे लगता है एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि ये कुछ जातियों की नहीं, कुछ जो मजबूत तबके होते हैं उनकी नहीं, बल्कि 130 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला मंत्रिमंडल है और मोदी सरकार उनके लिए आने वाले दिनों में काम करती रहेगी। और इन्हीं युवा कंधों पर पार्टी का और सरकार का भविष्य टिका है, जिन पर प्रधानमंत्री ने भी अपना भरोसा जताया है। हम सभी जानते हैं कि एक संवेदनशील दौर है, कोविड महामारी के दौर से हम गुजर रहे हैं, तो ऐसे में मंत्रिमंडल का विस्तार किसी भी सरकार के लिए कितना आवश्यक होता है कि नए तरीके से कैबिनेट को एक स्वरूप दिया जाए। तो इस दृष्टि से आप विस्तार को कैसे देखते हैं? देखिए, सरकार कोई भी रही हो, आपको याद होगा 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ली, कैबिनेट ने भी शपथ ली। 2015 में 1 साल के बाद फिर से कैबिनेट का विस्तार हुआ था। कुछ मंत्री छटे, कुछ मंत्रियों की नियुक्ति हुई, कुछ नए चेहरे सामने आए जो कि अलग तरीके से काम करने लगे। 2016 में भी कैबिनेट का रिशफल हुआ, 2017 में भी रिशफल हुआ, 2019 में सरकार बनी, उस समय भी मंत्रिमंडल बना। तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो राज्य छूट गए हैं, जो जातियां या जो वर्ग छूट गया है, उन सबको आने वाले दिनों में प्रतिनिधित्व मिलेगा। लेकिन मुश्किल यह हुई कि पूरी की पूरी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी कोरोना से जंग में भिड़ गए। पूरा देश कोरोना से महामारी से जंग लड़ रहा था, तो कोई कैबिनेट रिशफल हो नहीं पाया। तो केवल मुझे लगता है कि 2.25 साल से जो काम पेंडिंग पड़ा था, जो अधूरा पड़ा था, उसे पूरा करने का बीड़ा उठाया है। शायद यही कारण है 43 मंत्रियों ने शपथ ली है और इतना बड़ा मंत्रिमंडल का फेरबदल मुझे नहीं लगता है कि हाल के वर्षों में, हाल के दशकों में हुआ होगा जब 43 मंत्रियों ने शपथ ली। ये बताता है और ये साबित करता है कि किस हद तक प्रधानमंत्री को नए टैलेंट, नए चेहरे और युवा कंधों की जरूरत थी, जो सरकार में नई सोच के साथ सरकार के को सफलता से आगे बढ़ा सकें। मिस्टर सिन्हा, आप चर्चा में जुड़े और इस विषय पर आपने अपना विश्लेषण दिया। आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अभी आप सुन रहे थे सबकी सरकार सबके लिए सरकार कैबिनेट विस्तार के मायने पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अमिताभ सिन्हा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।